एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस। अभी तक जो केस हमने डिस्कस किया है उसमें आपने एक्सटर्नल फोर्स का प्रभाव देखा कि जब एक्सटर्नल फोर्स लगता है किसी बॉडी पे तो बॉडी या सिस्टम पे या बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो अपनी अवस्था बदल देती है, वो आपने देखा। और इक्वेशन लिखना भी आपने सीख लिया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इंटरनल फोर्सेस कैसे एग्जिस्ट करते हैं या क्या होते हैं। ठीक, इंटरनल फोर्सेस का क्या प्रभाव नहीं होता है सिस्टम पे या कहीं होता है। अब प्रभाव का मतलब है कि अवस्था बदल जाना, स्टेट बदल जाना। क्या पूरे सिस्टम एज ए होल या कोई बॉडी है उसकी अवस्था बदलती है इंटरनल फोर्सेस से भी? न्यूटन्स लॉ के मुताबिक इंटरनल फोर्सेस का प्रभाव सिस्टम पे नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी फोर्सेस हैं, चाहे इंटरनली सही, कुछ तो प्रभाव होगा। तो यहां पे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए मैं आपको स्पष्ट रूप से दिखाता हूं कि इंटरनल फोर्सेस आते कैसे हो, कहां उनका प्रभाव है, कहां नहीं है। ठीक, तो देखिए ये एक एग्जाम्पल है, इसमें आपको बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आएगी बात। ये एक मास है m1 या ब्लॉक कह लें, एक ब्लॉक है m1 मास का और एक ब्लॉक और रखा हुआ है m2 मास का, और ये सरफेस है। इस m1 मास के ब्लॉक को, जो ब्लॉक 1 है, इसको F फोर्स से, जो कि एक्सटर्नल फोर्स है, हम पुश करेंगे या चलाएंगे इसे। अब क्या होगा कि ये ब्लॉक चलता हुआ जाएगा, भाई एक्सलेट करने लगेगा, और चूंकि रास्ते में वो वाला ब्लॉक रखा हुआ है तो उससे जाके कोलाइड करेगा। जब ये कोलाइड करेगा तो हैपनिंग क्या होती है जरा देखिए, पहले देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए ध्यान से क्या क्या चीजें आ रही हैं। अब देखिए जैसे ही कोलिजन हो रहा है, ये कुछ फोर्सेस जो हैं एक्शन रिएक्शन के फॉर्म में यहां पे बन रहा है, जो हम लोगों ने न्यूटन्स थर्ड लॉ में पढ़ा था, एक्शन रिएक्शन। वैसे ये देखिए, और जानते हैं पूरा सिस्टम एज ए होल, ये दो बॉडीज हो गई, ये पूरा सिस्टम बन जाएगा जब ये कांटेक्ट में आएगा। पूरा सिस्टम एज ए होल एक एक्सलेशन से जा रहा है। ठीक, हुआ क्या कि आप सोचें ये बॉडी पे जब फोर्स लगाएगा तो ये चली, और जाके जब वो टकराती है तब वो दूसरी बॉडी m2 बॉडी, जो सेकेंड बॉडी है, वो चलना शुरू करती है। अब ये बताएं कि m2 बॉडी को किसने चलाया, सोचने वाली बात है। भाई देखें, स्पष्ट है कि m1 बॉडी को तो F फोर्स ने चलाया। ठीक है, F फोर्स लगा, ये चल दी है ऐसे, ये देखिए जा रही है, ये F फोर्स ने इसे चलाया है। लेकिन m2 बॉडी को क्या ये F फोर्स ही चला रहा है डायरेक्ट? अगर ये F फोर्स चला रहा होता तो बॉडी वो भी चल रही होती है अभी। आप ध्यान से देखें कि वो बॉडी m2 बॉडी जो है वो शुरू में नहीं चल रही है, शुरू में तो सिर्फ m1 बॉडी चल रही है, और जबकि फोर्स F आ चुका है तभी तो m1 बॉडी चल रही है। m2 बॉडी तब चलना शुरू की है जब m1 बॉडी उससे टकराती है, यानी कि आप ये कह सकते हो, सत्यता ये है कि m1 बॉडी m2 को पुश करती है। m1 बॉडी जब m2 को पुश करती है तो m2 बॉडी चलती है, और वो पुश करने वाला जो फोर्स है जिसे चला रहा है m2 को, वो बेसिकली यहां पे कोलिजन पे क्रिएट होता है, ये R। आप ध्यान दें, ये R फोर्स किसने क्रिएट किया, सोचने वाली बात है। फिर से देखें, ये जो R फोर्स है, इससे m2 बॉडी चली, ये किसने क्रिएट किया? ये m1 ने क्रिएट किया। जब m1 जाके उससे टकराई तो m2 बॉडी पे उसने R फोर्स क्रिएट किया, उसी से तो m2 बॉडी आगे बढ़ी। ये m2 बॉडी उधर कैसे बढ़ी? जब m1 बॉडी उससे टकरा के ये R फोर्स क्रिएट कर रही है तो वो बढ़ रही है। ठीक, इसे ये पूरा सिस्टम बन गया, तो m1 के साथ m2 बढ़ी। और ये भी सत्य है कि जब कोलिजन होगा और ये एक्शन फोर्स क्रिएट हुआ R, तो उसका ये R रिएक्शन हुआ। तो बेसिकली देखा जाए तो m1 बॉडी ने m2 पे ये R फोर्स लगाया, और वहीं पे m2 बॉडी ने रिएक्ट करते हुए m1 बॉडी पे ये वाला R फोर्स लगा दिया। तो
तो जो सा फोर्स, इंटरनल फोर्स, यही इंटरनल फोर्सेस है। ये पूरा सिस्टम एज ए होल हो गया, ये इंटरनल फोर्स है, इसको आप बोलेंगे इंटरनल फोर्स। ये जो फोर्सेस बन रहे हैं इसमें दोनों बॉडी के लिए है, और जो सा फोर्स जिस बॉडी पे बना है उसी पे लग रहा है, जिस बॉडी के इनसाइड बना है। ये आर M2 बॉडी पे और ये आर M1 बॉडी पे। अब इसका प्रभाव क्या हुआ देखें, आप खुद देखो कि अगर M2 बॉडी रास्ते में ना होती तो M1 बॉडी बिना किसी हिंड्रेंस के तेजी से आगे बढ़ती चली जाती। लेकिन हुआ क्या, जब ये कोलाइड किया, टकराया, तो आप देखो इसकी स्पीड कम हुई है। M1 बॉडी की स्पीड ज्यादा थी, लेकिन कोलिजन के बाद इसकी स्पीड कम हुई है। क्यों कम हुई है? उसका रीजन ये है कि M2 बॉडी ने एक आर फोर्स इस पर क्रिएट कर दिया उल्टा। ये आर फोर्स M1 बॉडी के रिटार्डिंग फोर्स हो गया, M1 बॉडी के लिए रिटार्डिंग फोर्स हो गया, अपोज करने वाला। जबकि वहीं पे ये दूसरा आर जो M1 ने M2 पे लगाया है उससे एक्सेलेरेट करने वाला हो गया। अब देखो प्रभाव अलग अलग देखो, जब दोनों फोर्स क्रिएट हुए हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए ध्यान दीजिएगा, एक आर ने M2 को चलाया यानी कि एक्सेलेरेट किया, ये तो रुका हुआ था, और वहीं पे दूसरा आर जो है, जो रिएक्शन के फॉर्म में आया है, उसने M1 को हिंडर किया है, रेजिस्टेंस क्रिएट किया है। उल्टा फोर्स है, इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में चल रहा था, लेकिन ये उल्टा फोर्स लगा M1 बॉडी पे। नतीजा M1 बॉडी की स्पीड घटी और M2 की स्पीड डेवलप हुई, और फाइनली क्या हुआ कि पूरा सिस्टम एज ए होल सिर्फ एक एक्सेलरेशन से चलने लगा। ये फाइनल एक्सेलरेशन जो है इसका कुछ रहा होगा एक्सेलरेशन, लेकिन कोलिजन के बाद ये वाला जो एक्सेलरेशन ये पूरे सिस्टम का है। अब पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन का मतलब है कि इसी एक्सेलरेशन से M2 बॉडी भी चली और इसी एक्सेलरेशन से M1 बॉडी भी चली। हुआ क्या कि पहले M1 बॉडी का एक्सेलरेशन रहा होगा कुछ, लेकिन कोलिजन के बाद एक्सेलरेशन घटा होगा, क्योंकि इस फोर्स को इस आर ने अपोज किया, तो इसका एक्सेलरेशन तो घटा और इसमें तो एक्सेलरेशन था ही नहीं, इसमें डेवलप हो गया। नतीजा एक का घट के और दूसरे का बढ़ के फाइनल एक्सेलरेशन सिस्टम का एज ए होल एक ही हो गया है। मतलब ये दोनों बॉडीज इसी एक्सेलरेशन से मूव कर रही होंगी। अब आती है बात कि ये जो फोर्सेस है F और R, ये डबल R जो है एक्शन रिएक्शन के फॉर्म में, ये है क्या? तो अभी बात स्पष्ट हो गई कि इसमें आप जान लें कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, मतलब ये बाहर से साफ दिख रहा है, बाहर के किसी सिस्टम, ये देखिए, ये बॉडीज जो है ना, ये सिस्टम के अंदर ये बॉडीज ने ये दोनों फोर्स आपस में क्रिएट किया है, ये पूरा सिस्टम है। लेकिन ये वाला फोर्स जो है वो एक्सटर्नली लगाया गया है, ये एक्सटर्नल फोर्स है, और ये जो दोनों आर है ना, यही इंटरनल फोर्सेस है, यही इंटरनल फोर्सेस है। इंटरनल फोर्सेस हमेशा सिस्टम के अंदर ही डेवलप होते हैं, एक्शन और रिएक्शन के फॉर्म में। सिस्टम की जो बॉडीज होती हैं ना, सिस्टम क्यों बोल रहे हैं? मोर देन टू बॉडीज, मोर देन वन बॉडी। सिस्टम इसलिए है क्योंकि मोर देन वन बॉडी है, ठीक है? तो ये सिस्टम के अंदर जो ये बॉडीज हैं, ये आपस में एक दूसरे पे एक्शन रिएक्शन करके ये इंटरनल फोर्सेस क्रिएट की, ठीक? अब यहां पे आपको फर्क समझ में आया कि एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस क्या है। अब आती है बात कि क्या ये इंटरनल फोर्सेस सिस्टम को प्रभावित कर रहे हैं, क्या इनका कंट्रीब्यूशन एक्सेलरेशन ए में है? भाई ए एक्सेलरेशन तो पूरे सिस्टम का है जैसा आपने देखा, और एक्सेलरेशन क्रिएट होता है फोर्स से। हम चेक करेंगे इक्वेशन लिख के, देखेंगे कि अगर ये एक्सेलरेशन देने में इनका कंट्रीब्यूशन है, एफ का तो होगा ही होगा, ये तो एक्सटर्नल फोर्स है, ये तो न्यूटन्स लॉ ही कहता है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन यहाँ जो इंटरनल फोर्सेस क्रिएट हुए हैं, इनको भी चेक करके देखेंगे कि क्या इनका कंट्रीब्यूशन एक्सेलरेशन सिस्टम के एक्सेलरेशन में है, पूरा सिस्टम एज ए होल, ठीक? अगर इनका कंट्रीब्यूशन आता है तब तो बात ये भी आ जाएगी कि इंटरनल फोर्सेस से भी सिस्टम प्रभावित होता है। लेकिन न्यूटन्स लॉ तो ये नहीं है, ये मतलब ये नहीं कहता है, वो तो कहता है एक्सटर्नल फोर्सेस से है, तो इनका प्रभाव आना नहीं चाहिए। चलिए इक्वेशन लिखते हैं, ठीक, पूरे सिस्टम का। अच्छा, इक्वेशन से पता चलेगा कि ऐसा है कि नहीं, इंटरनल फोर्सेस का प्रभाव है कि नहीं, एक्सेलरेशन ए को बनाने में इंटरनल फोर्सेस का कंट्रीब्यूशन है कि नहीं। चलिए इक्वेशन लिखते हैं। तो न्यूटन्स लॉ से इक्वेशन जब लिखते हैं तो वो ऐसे होगा कुछ, अब देखो कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया जैसा हम लोग करते हैं, ठीक, और पहले लेफ्ट हैंड साइड m इंटू ए, तो इस बार सिस्टम है पूरा सिस्टम m1 प्लस m2 मास का है, दोनों का मास जोड़ दिया, तो ये तो सिस्टम का मास हो गया।
और ये सिस्टम का एक्सेलरेशन हो गया। अब राइट हैंड साइड में इस साइन के हिसाब से सारे फोर्सेस को मैं लिखने वाला हूं। तो ध्यान दीजिए, F तो एक्सेलरेशन की दिशा का है, ये पॉजिटिव होगा। इसमें से एक R पॉजिटिव होना है, ये वाला, क्योंकि ये इसी की दिशा का है। जबकि दूसरा R देखें इस एक्सेलरेशन के अपोजिट है, ये माइनस R हो जाएगा। ये प्लस R, ये माइनस R। नतीजा ये होगा कि ये R और माइनस R एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। नतीजा साफ दिख रहा है आपको कि इंटरनल फोर्सेस कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ सिस्टम, इसलिए क्योंकि ये देखें एक्सेलरेशन A देने में इनका कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, हट गए खुद ही। अब क्या बचा? अब देखिए इस इक्वेशन में सिर्फ F बचा ना। क्या बता रहा है ये यही बता रहा है कि F एक्सटर्नल फोर्सेस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या एक्सटर्नल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सेलरेशन A देने में। ये देखिए इंटरनल फोर्सेस खुद ही हट गए यहां से, साफ स्पष्ट इक्वेशन से पता चल रहा है। तो यही स्टेटमेंट यहां लिख के आ रहा है कि इंटरनल फोर्सेस कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ सिस्टम। इंटरनल फोर्सेस का कंट्रीब्यूशन सिस्टम की अवस्था को बदलने में नहीं है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इनसे गवर्न नहीं हो रहा है। ठीक बच्चा, अब यहां से साफ दिख रहा है कि m1 प्लस m2 इंटू ए इज इक्वल टू F। तो गवर्न कौन कर रहा है A को? ऑफ कोर्स एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स ओनली अफेक्ट्स द स्टेट ऑफ सिस्टम। साफ दिख रहा है, A को F ही दे रहा है। एक्सेलरेशन सिस्टम को जो मिल रहा है वो F से मिल रहा है, ना कि R से। यहां से प्रूफ हो जाता है कि इंटरनल फोर्सेस को अगर देखा जाए तो पूरे सिस्टम को ये प्रभावित नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इनका कुछ तो प्रभाव है प्रभाव। कैसे है इंटरनल फोर्सेस का, वो भी देखते हैं। इंटरनल फोर्सेस का प्रभाव समझने में फ्री बॉडी डायग्राम की बड़ी उपयोगिता है। फ्री बॉडी डायग्राम मैं बताता हूं क्या है। देखिए, ये आप देखो, पूरा सिस्टम देख रहे हो। सिस्टम पे लगने वाले जितने भी एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्सेस सब देख रहे हो। अगर इस सिस्टम में इंडिविजुअल बॉडी को अलग करके रीड किया जाए, मतलब अलग करने का मतलब नहीं है कि सिस्टम में वास्तव में अलग कर देना, सिर्फ स्टडी करने के लिए कि इंटरनली अंदर सिस्टम में जो बॉडीज हैं उन पे अपना इंडिविजुअल कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को सेपरेट करके ऐसे देखते हैं। देखिए, देख रहे हैं, सेपरेट किया। सिस्टम में ये ए एक्सेलरेशन जो है ये दोनों को मिल रहा है, इसीलिए जब सेपरेट किया इसे तो दोनों को दे दिया एक्सेलरेशन है। और ये भी बता चुका हूं मैं कि ये वाला आर फोर्स M2 पे लग रहा है जो कि M1 लगा रहा होगा, और ये आर फोर्स M1 में लग रहा है जो कि M2 लगा रहा है। तो ये जब अलग किया तो अपना अपना फोर्सेस लेके ही अलग हो गए। ये F फोर्स, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, ये सिर्फ M1 पे लग रहा है। हालांकि इसी के प्रभाव के कारण M1 ने M2 पे एक आर फोर्स क्रिएट किया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि F R नहीं है। कारण ये हो सकता है उसको क्रिएट करने में, लेकिन डायरेक्ट अगर देखा जाए तो M1 ने M2 पे फोर्स क्रिएट किया, इंटरनल फोर्स है इसीलिए। तो F बेसिकली M1 पे ही लग रहा है। तो यहां पे आप देखें, सेपरेट करने से ये पता चला कि M1 पे F और R ये दो फोर्स लग रहे हैं, जबकि M2 पे ये सिर्फ ये वाला R लग रहा है। एक्सेलरेशन दोनों पे सेम है। अब होगा क्या है कि जब आप इसे सेपरेट कर लेंगे तो इसी को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है फ्री बॉडी डायग्राम। किसी भी सिस्टम की मैकेनिक्स को पढ़ने में फ्री बॉडी डायग्राम की बड़ी उपयोगिता है, अगर आपको इसे पूरी तरीके से सॉल्व करना है तो। ठीक, अच्छा, अब इससे फायदा क्या होगा कि इंटरनल फोर्सेस को आप फाइंड कर पाओगे, उनका प्रभाव देख पाओगे। अब ध्यान से देखो तो साफ पता चल रहा है सेपरेट करने से कि इस M2 को जो एक्सेलरेशन है वो इस R ने दिया है। मतलब इंटरनल फोर्स भी अवस्था बदल सकता है।
लेकिन ध्यान दीजिएगा पूरे सिस्टम का नहीं, सिस्टम के अंदर जो बॉडी बैठी हुई है उसका। पूरा सिस्टम एज ए होल देखें तो इनका प्रभाव खत्म एक्शन रिएक्शन के फॉर्म में। इस एक्सेलेरेशन को, पूरे सिस्टम के एक्सेलेरेशन को इस फोर्स ने दिया है सिर्फ। लेकिन जब सेपरेट करेंगे तो इंडिविजुअल एक्सेलेरेशन अगर ध्यान दें तो इंडिविजुअली अगर देखेंगे तो देखें m2 को बेसिकली इस r ने एक्सेलेरेशन दिया है। तो इंटरनली सिस्टम के अंदर जो बॉडीज हैं उन पे प्रभाव r का पड़ेगा। इस पे पड़ रहा है, इस पे आप देखें m1 जो है उसमें अगर इंडिविजुअली आप देखें तो m1 में एक्सटर्नल फोर्स तो Fi, लेकिन इसको अपोज कर रहा है r फोर्स, और इस नेट इफेक्ट से ये आया है। लेकिन सिस्टम एज ए होल देखेंगे पूरा तो सिर्फ F दिखेगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। इसीलिए बड़ा माइन्यूटली सोचिएगा इस बात को कि पूरा सिस्टम एज ए होल देखेंगे तो इंटरनल फोर्सेस नहीं दिखेंगे, प्रभाव नहीं दिखेगा। लेकिन अगर सिस्टम में इंडिविजुअली आप देखेंगे तो इंडिविजुअल बॉडीज जो होती हैं उन पे इंटरनल फोर्सेस का प्रभाव दिखेगा। इसीलिए अगर आपको R कैलकुलेट करना है किसी केस में, भाई R भी अननोन होगा ना, F नोन होता है, एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करना होता है, क्वेश्चन जो आते हैं है ना, इस F के कारण जो क्रिएट हुआ एक्सेलेरेशन वो फाइंड करना होता है। और इंटरनल फोर्सेस अननोन होते हैं, वो बाद में क्रिएट होते हैं जब सिस्टम जो है आपस में, ये सिस्टम की बॉडीज कांटेक्ट में आती हैं तब। तो ये क्वेश्चन में होता है R, ये पूछा जाता है। तो R को अगर आपको फाइंड करना है तो पूरी इक्वेशन लिख के आप नहीं फाइंड कर सकते। जैसे यहाँ देखिए, आप पूरे सिस्टम का अगर इक्वेशन लिखेंगे तो R कैंसिल हो जाएगा, R कहाँ फाइंड कर पाएंगे यहाँ पे, इससे तो ये रिजल्ट आएगा। तो अगर R फाइंड करना है तो आप वहीं जाएं जहां पे R का प्रभाव दिखे, यानी कि सिस्टम में बॉडीज को सेपरेट करें और फ्री बॉडी डायग्राम बना के हर इंडिविजुअल बॉडी पे अगर आप इक्वेशन लिखेंगे तो R का प्रभाव दिखेगा और R इक्वेशन में आ जाएगा। जैसे आप इसके लिए इक्वेशन लिखें फर्स्ट बॉडी के लिए, तो ये जो इक्वेशन होगी, लिख रहा हूं यहां पे, आप इक्वेशन देखें तो आप देखो m1a, इक्वेशन आप देखेंगे तो m1a इज इक्वल टू f, इसी डायरेक्शन का f, और r इसका उल्टा है माइनस r। अब तो आपको इक्वेशन लिखना तो आ ही गया है ना, इस साइन लगाएंगे तभी आप लिखेंगे क्या भाई। जो फोर्स एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन को फॉलो करे वो पॉजिटिव, जो एक्सेलेरेशन के अपोजिट हो वो निगेटिव। तो आप इक्वेशन जब यहां लिखोगे तो देखो इस बॉडी के लिए वो होगा m1a इज इक्वल टू f माइनस r, ये देखिए है ना। अब यहां से देखिए F मालूम होगा, A आप निकाल चुके हो, कैसे, पूरा सिस्टम एज ए होल लेके जो इक्वेशन अभी ये लिखी गई थी, आप ये ध्यान दें, फिर से मैं बोल रहा हूं, ये देखें यहां से तो A आ जाएगा ना, F गिवन होगा, A आ गया, एक्सेलेरेशन तो पता ही चल चुका है। जब एक्सेलेरेशन आ गया तो उसके बाद आप यहां पे आए, तो यहां पे जब इक्वेशन लिखी आपने तो A तो मालूम हो चुका है ना। अब आप इस इक्वेशन के जरिए F माइनस R, यहाँ पे लिखा ना m1a इज इक्वल टू F माइनस R, आप R भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इससे भी अच्छा होगा, आसान, कि आप उस बॉडी पे आ जाए, वहां से भी तो R कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या इक्वेशन लिखेंगे, m2a इज इक्वल टू, सिंपल, m2a इज इक्वल टू R, उसी डायरेक्शन का, A की डायरेक्शन का। तो यहाँ जो इक्वेशन होगा वो होगा m2a इज इक्वल टू R। आप यहां से भी लिख सकते हैं, कोई भी, इससे या इससे, जो सहूलियत दे उससे आप केस को सॉल्व कर लें। यह है तरीका। अच्छा यही नहीं, आप देखो अगर ये दोनों इक्वेशन आप लिख लो, वास्तव में देखा जाए तो दो अननोन है। कैसे, एक R, भाई ये और ये R वैल्यू में तो सेम है ना, एक निकालोगे तो दूसरा पता ही चल गया वैल्यू में, और एक A है। दो इक्वेशन अगर आप लिख लेते हो इंटरनली फ्री बॉडी डायग्राम से, तो टू इक्वेशंस एंड टू अननोन्स A एंड R सॉल्व हो जाएगा। वैसे अगर एक्सेलेरेशन ही सिर्फ निकालना है तो आप जो है ये वाली इक्वेशन जो पूरे सिस्टम का होता है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें R नहीं आएगा, सीधे आ जाएगा। लेकिन याद रखिए ये हमेशा इस तरीके से आसानी से नहीं लिखा जा सकता पूरे सिस्टम की इक्वेशन। उसके क्या रीजन है,
वो बाद में पता चलेगा आपको। तो इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए, इसको यूज करें जहां पे सिंपली इस तरह के केसेस आए, अभी मैं दिखाता हूं आपको, वहां पे आप एक्सलेशन तुरंत निकाल सकते हैं। अभी मैं निकालूंगा अभी, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसमें सिस्टम में ऐसा हो सकता है कि ये बॉडीज जो इंडिविजुअल बॉडीज हैं वो अलग अलग दिशाओं में चले। ये भी होता है, पूरा सिस्टम एज अ होल है, उसमें बॉडीज अपना अलग अलग चल रही हैं। यहाँ तो दोनों बॉडीज जो एक ही एक्सलेशन से ऐसे चल रही हैं, ठीक है। इंडिविजुअल बॉडीज भी, जो सिस्टम का एक्सलेशन है वही एक्सलेशन इंडिविजुअल बॉडी का भी है। लेकिन ऐसे भी सिस्टम मिलेंगे जिसमें पूरे सिस्टम का एज ए होल एक्सलेशन कुछ और होगा और इंडिविजुअल बॉडी का इंडिविजुअल एक्सलेशन भी हो सकता है अलग। तो वहां पे फिर दिक्कत हो जाएगी अगर आप पूरे सिस्टम एज ए होल लेके चलेंगे। वो क्या होगा वो यहां मैंने एक्सप्लेन करना चाहता हूं, क्योंकि ये अभी अर्ली है, स्टेज है, अभी आप सीख रहे हो। ऐसे केसेस आगे आएंगे और बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर रहे होंगे। तो मेरी हिदायत यह है कि कोशिश यही किया जाएगा कि जहां तक हो सके हम लोग, अगर सिस्टम सिंपल है जिसमें एश्योर हो जाए कि हर बॉडी और सिस्टम एक ही एक्सलेशन से चल रहा है, उसमें आप एक्सलेशन वो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं यहां से, ठीक। और फिर इंडिविजुअल बॉडी का आप केस ले लें और फ्री बॉडी डायग्राम मतलब, और उससे जो है आप आर भी निकाल लें। नहीं तो आप फ्री बॉडी डायग्राम से ही दोनों इक्वेशन लिखें, 2 अननोन्स हैं और आर और ए दोनों ही इसी से निकाल लें। दोनों तरीके के केसेस अभी आप, जब मैं एग्जांपल्स कर रहा हूंगा ना, तो आएंगे अपने आप, आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पे क्या करना है। एक धीरे धीरे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अननोन्स बढ़ भी सकते हैं। अब देखें एक चीज और बता दूं मैं कि ये जो इंटरनल फोर्सेस हैं यहाँ पे, ये देखें ये कांटेक्ट पे डेवलप हो रहा है। जो बॉडीज जहां पे कांटेक्ट में आएंगे ना वहां पे डेवलप होता है। तो अगर कॉन्टेक्ट्स बढ़ते हैं तो जितने कांटेक्ट बढ़ते हैं उतने इंटरनल फोर्सेस क्रिएट होते हैं। यहाँ तो एक ही कांटेक्ट है ना, अभी आप देखें यहाँ पे ये जो हम लोगों ने केस लिया उसमें तो एक ही कांटेक्ट है। तो एक तरीके के इंटरनल फोर्सेस डेवलप हो गए, एक पेयर। अगर और भी कांटेक्ट आएंगे ना तो और भी इंटरनल फोर्सेस डेवलप होंगे, वो भी आने वाला है सिस्टम में। चलिए 1 बाय 1 सब कुछ हम आपको सिखाते हैं और आसानी समझिएगा, बहुत आसानी से आप सीख लेंगे। देखते रहिए, ठीक। तो अभी मैंने ये डिस्कस किया कि फ्री बॉडी डायग्राम के जरिए जो इक्वेशंस आप लिखेंगे उससे आप इंटरनल फोर्सेस को फाइंड कर लेंगे। इंटरनल फोर्सेस जब भी फाइंड करने हो आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये स्टेटमेंट आ रहा है कि इंटरनल फोर्सेस कैन चेंज स्टेट ऑफ द बॉडीज ऑफ द सिस्टम। देखिए ये नहीं लिखा हुआ है कि इंटरनल फोर्सेस कैन चेंज स्टेट ऑफ सिस्टम, ये नहीं लिखा है। कैन चेंज स्टेट ऑफ द बॉडीज ऑफ द सिस्टम। पूरे सिस्टम के स्टेट को नहीं, इंडिविजुअल बॉडी के स्टेट को वो बदल सकते हैं। ये अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल पे आते हैं। ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड इंटरनल फोर्स डेवलप्ड एट द कांटेक्ट इन द गिवन सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे एक सिस्टम है, दो बॉडीज का, ये कांटेक्ट में रखा हुआ है। 20 kg और 10 kg ये जो बॉडीज हैं या ब्लॉक्स हैं, इनका मास दिया हुआ है और इस पे ये पहली बॉडी पे 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। क्वेश्चन है, इसे पूछ रहे हैं पहले तो सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड करना है, फिर इंटरनल फोर्स जो डेवलप हो रहा है ना वो फाइंड करना है। चलिए अभी आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखा है और एक्सेलरेशन निकालना भी सीखा है, तो चलिए फाइंड करते हैं। इसे बहुत इजी है। सबसे पहले तो एक काम करें, वो ये है कि एक्सेलरेशन एज्यूम कर लिया पूरे सिस्टम का। ठीक, एक्सेलरेशन एज्यूम कर लिया और ये देखें इंटरनल फोर्सेस कांटेक्ट पे बना लिया आर और आर। और अब इनका फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं। देखिए एक फ्री बॉडी डायग्राम ये हुआ, ये सेपरेट किया। ठीक, अपना ये वाला आर आ गया, इसके अंदर जो है ये आर यहां बना लिया और ये एक्सटर्नल फोर्स इस बॉडी पे लग रहा है, इसको यहां बना लिया। ठीक, और इस पे इक्वेशन लिखने जा रहा हूं मैं। देखिए
इस पे इक्वेशन अगर लिखेंगे, अननोन्स 2 है, एक्सेलेरेशन भी है और आर भी। ठीक, इक्वेशन लिख रहा हूं, देखिए कैसे लिखा जाता है इक्वेशन और सॉल्व कैसे करते हैं उसे। देखिए 20 इंटू ए, बताइए आप तो बता लेंगे ना, ठीक है ना। 20 इंटू ए इज इक्वल टू, ये क्या होगा 60, पॉजिटिव या नेगेटिव? यस पॉजिटिव, क्योंकि ए को फॉलो कर रहा है ये, है ना। एंड ये तो पॉजिटिव हो गया, एंड आर इज माइनस आर प्लस, माइनस क्योंकि ए के ऑपोजिट है। ठीक, तो यहां पे लिख रहे हैं 20 इंटू ए इज इक्वल टू 60 माइनस आर। ये देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई इसकी। अच्छा, ये दो अननोन है, देखें ए और आर। एक इक्वेशन और बनाते हैं, दूसरी बॉडी उठाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम उसका देखें, ये बनाया है ना, ये वाला आर इसी पे लग रहा है और ए ले लिया। इसकी इक्वेशन लिखते हैं, इसकी इक्वेशन यहां पे लिखते हैं, ये होगा 10 इंटू ए इज इक्वल टू आर, प्लस या माइनस? यस प्लस, क्योंकि ए को फॉलो कर रहा है ये। तो 10 इंटू ए इज इक्वल टू आर, आर, ये दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। आप देखो एक सिंपल तरीका, इसे आप ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो ये माइनस आर और ये आर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, और इधर लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर रहे हैं ना, तो ये बचा, ये आप देखें हो जाएगा 20 प्लस 10a मतलब 30a, और ये 60 नीचे आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा 20 प्लस 10 30a इज इक्वल टू 60। अब ये 60 को 30 से डिवाइड कर देंगे तो a आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, 60/30 इज 2, तो ये एक्सेलेरेशन आ गया। तो एक आंसर आ गया, एक्सेलेरेशन तो आ गया सिस्टम का। ठीक, अब आती है बात आर फाइंड करने की। तो इसमें कोई एक इक्वेशन उठा के आप आर फाइंड कर सकते हो। तो जैसे मान लें इसे इक्वेशन 3 दे दिया, और यहां से एक इक्वेशन और उठाते हैं और लिखते हैं, देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो 2 उठाया गया। तो आप देखो इक्वेशन 2 में अगर आप a की वैल्यू रख देंगे 2 तो r आ जाएगा। तो यहां पे रखते हैं, तो ये देखिए 10 इंटू 2 है ना, 10 इंटू 2, a की वैल्यू यहां से रख दी, ये देखिए 2। ठीक, तो 10 इंटू 2 इज इक्वल टू r, नतीजा r इज इक्वल टू 20 न्यूटन। बहुत आसान है, सिंपल इक्वेशंस होती हैं, इजिली सॉल्व हो जाता है। तो देखें कैसे इंटरनल फोर्स को भी फाइंड किया जा सका, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। अगर सिर्फ एग्जामिनर एक्सेलेरेशन पूछता ना, तो पूरा सिस्टम एज ए होल ले लेते, तब भी एक्सेलेरेशन आ जाता, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा केस है। लेकिन आर भी पूछ रहा था ना, तो दोनों सॉल्व कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन लिख के इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम से ये कर लिया। चलिए और दिखाता हूं केस, और प्रैक्टिस होगी आपकी। काफी केसेस हैं, मतलब क्वेश्चंस हैं, आप देखते चले। ये देखें क्वेश्चन जो है, पढ़ लेता हूं पहले, फिर देखें इसमें क्या स्पेशलिटी है। फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम एंड इंटरनल फोर्सेस डेवलप्ड एट कॉन्टेक्ट सरफेसेस। इसमें 2 नहीं 3 बॉडीज है, 3 ब्लॉक्स है, सबका अपना मास दिया है। देखें कॉन्टेक्ट है यहां पे, तो यहां पे 2 जगह पे कॉन्टेक्ट है। देख, एक कॉन्टेक्ट यहां, एक यहां, 2 कॉन्टेक्ट्स हैं, और ये एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 360 न्यूटन। यहां जो फाइंड करना है, इसमें सिस्टम का एक्सेलेरेशन तो फाइंड ही करना है, साथ ही साथ हर कॉन्टेक्ट सरफेस पे इंटरनल फोर्स फाइंड करना है। ये मत समझिएगा कि हर कॉन्टेक्ट सरफेस पे सेम इंटरनल फोर्स होगा, हाँ, इंटरनल फोर्सेस हर कॉन्टेक्ट सरफेस पे अपने होते हैं अलग अलग। तो इसीलिए यहां अननोन बढ़ गया है। अगर 2 कॉन्टेक्ट हैं तो 2 तरीके का आर फोर्स होगा, तो 2 अननोन्स तो यहां हो गए, और एक एक्सेलेरेशन होगा, 3 अननोन्स हो गए। लेकिन इक्वेशन भी 3 बन जाएंगी। क्यों बन जाएंगी 3? इसलिए क्योंकि यहां पे आप देखें 3 बॉडीज है, हम तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम लेते हुए इक्वेशन बना सकते हैं। या फिर एक तरीका यह है कि पूरा सिस्टम एज ए होल लें, एक्सेलेरेशन निकाल लें, और उसके बाद कोई भी 2 बॉडी लेके उससे आप इंटरनल फोर्सेस को फाइंड कर लें। भाई 3 इक्वेशंस चाहिए, 3 इक्वेशंस से 3 अननोन्स आ जाएंगे। मैं दिखाता हूं कैसे, अब जैसे भी आप बनाओ। देखें
सबसे पहला काम ए एक्सलेशन एज्यूम किया गया यहाँ पे, ठीक है, और पूरा सिस्टम एज ए होल लेके एक्सलेशन ए निकाल लेते हैं। ठीक, देखिए इसको पॉजिटिव लिया और इक्वेशन लिखना शुरू किया, तो ये देखिए 30 + 20 + 10, ये पूरे सिस्टम का मास हो गया इनटू ए इज इक्वल टू 360। ठीक, 360 पॉजिटिव होगा, ऐसे लिख दिया। इसमें इंटरनल फोर्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप जानते ही, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, क्योंकि पूरा सिस्टम एज ए होल ले रहा है। ये मैंने फ्री बॉडी डायग्राम से नहीं लिखा है भाई, मैंने कहा ना कि आपको दोनों तरीका सिखाएंगे। चाहते तो ए यहां से ना निकाल के फ्री बॉडी डायग्राम से भी निकाल सकते थे, लेकिन चलें ये भी सीखें, आपको अपने आप पता चलेगा कि कहां आपको सहूलियत मिलेगी, जहां आपको आसान लगे उस तरीके से अप्रोच कीजिएगा। लेकिन अभी सीखें, तो पूरा सिस्टम एज ए होल लिया। जब भी सिस्टम एज ए होल लेंगे तो उसमें इंटरनल फोर्सेस को मार्क नहीं करेंगे। चले ए आ जाएगा इससे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 60 हो गया। देखें 30 + 20 + 10 = 60, ए इज इक्वल टू 360, तो ए इज इक्वल टू, यस, 360 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, तो एक्सेलेरेशन आ गया 6 मीटर/सेकंड²। ठीक, अब ये जो एक्सेलेरेशन आया है इसका इस्तेमाल मैं करने वाला हूं फ्री बॉडी डायग्राम में आर फोर्स निकालने के लिए। तो चलिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ए तो आ चुका है, हर कॉन्टेक्ट सरफेस पे आर फोर्स, देखिएगा ध्यान से, एक आर ये बना है, R1 लिखा है, दोनों एक्शन रिएक्शन के फॉर्म में वैल्यू में सेम होंगे। R1 इसलिए लिखा क्योंकि ये पहला कॉन्टेक्ट सरफेस है, और इसी तरीके से दूसरे पे ये देखिए R2 लिखा है, ये पेयर, तो दो पेयर हो गए, एक R1 का और एक R2 का, दो सरफेस है ना, अलग अलग वैल्यू के होंगे। अब ये जो दो अननोन है इनको फाइंड करने के लिए देखें फ्री बॉडी डायग्राम लेते हैं, तो इसमें इसको उठाया फर्स्ट बॉडी को, तो ये R1 इस पे लग रहा है, और इक्वेशन लिख देते हैं। एक्सेलेरेशन ए है इस पे, अब तो आ चुका है ना, ये 6 है, ये एक्सेलेरेशन जो है 6 आ चुका है, नोन हो चुका है ये। अब इक्वेशन लिख लेते हैं, तो ये होगा 30 × 6, 30 × 6 इज इक्वल टू, इस एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन को फॉलो करने वाला ये फोर्स 360 पॉजिटिव एंड R1 नेगेटिव, तो ये हो गया 30 × 6 इज इक्वल टू 360 - R1। ठीक, देखिए R1 आ जाएगा यहां से, अब इसे सॉल्व कर लें, R1 आ जाएगा, R1 180 न्यूटन आएगा। देखें ये होगा 30 × 6 कितना हो जाएगा, आप देखें ये 180 होगा, और R1 इधर आएगा और 360 में से ये 180 डिडक्ट होगा, तो आप सॉल्व करेंगे तो ये 180 न्यूटन आ गया इससे। ठीक, अच्छा R1 आ गया, अब R2 फाइंड करना है, तो देखें एक फ्री बॉडी डायग्राम और उठाते हैं। अब इनमें से कोई उठाएंगे, तो देखें ये उठाया, ये वाली बॉडी लास्ट वाली, ठीक, इसको उठाया तो ये R2 आ गया। अच्छा ये भी इसी एक्सेलरेशन से चल रहा है, मार्क कर लिया 6। अब ये लिख देते हैं 10 × 6, 10 × 6 इज इक्वल टू R2 पॉजिटिव, इसी डायरेक्शन का, तो 10 × 6 इज इक्वल टू, 10 × 6 इज इक्वल टू R2, तो R2 भी आ गया, देखिए 60 न्यूटन। ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा एक बात और सोचने वाली बात है कि ये बॉडी क्यों नहीं उठाई। देखें एक्सेलरेशन R1 और R2 आ चुका है, असल में उसके दो कारण। एक तो ये कि हमारे पास 3 अननोन्स थे, एक्सेलरेशन A, R1, R2, तो 3 इक्वेशन चाहिए थी। तो पॉसिबिलिटीज यहां कितनी इक्वेशंस लिखने की है, क्या 3 है क्या उससे ज्यादा? 3 से ज्यादा है। क्यों? देखिए 3 इक्वेशंस तो 3 बॉडीज से हो जाएंगी फ्री बॉडी डायग्राम से। जितनी बॉडीज होती हैं ना सिस्टम में उतनी इक्वेशंस आप लिख सकते हो, और एक इक्वेशन पूरा सिस्टम एज ए होल जो अभी लिखा था जिससे ए निकाला था हम लोगों ने, तो 4 इक्वेशंस हो गई और अननोन तो 3 है, तो आसानी से सॉल्व हो जाना है। अरे 3 इक्वेशंस होती तब भी सॉल्व हो जाता। तो हमने क्या किया कि हमने एक इक्वेशन तो पूरे सिस्टम वाला ले लिया, हमें आसान लगा तो ए निकाल लिया, और उसके बाद 2 बॉडीज उठा ली तो 2 इक्वेशंस उनसे आ गए, केस पूरा सॉल्व हो गया, सभी 3 अननोन्स सॉल्व कर लिए, इसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो तरीका या फिर ये करते कि आप पूरा सिस्टम होल एज ए होल ना लेते,
तो इक्वेशन छोड़ देते, उसकी जो वो यूज ना करते, तो फिर आपको इन तीनों पे इक्वेशन लिखनी पड़ती। मान लें अभी आपसे पूछे कि इस पे इक्वेशन क्या होगी, तो इसकी इक्वेशन होगी, इसका भी एक्सलेशन ए होगा ना, तो आप लिख सकते हो जैसे 20 इंटू ए इज इक्वल टू R1 माइनस R2। इस पे देखें, इस पे लगने वाला फोर्स R1 R2 दोनों है, तो R1 माइनस R2, ये एक इक्वेशन और मिल जाती। थर्ड इक्वेशन आप कह सकते थे इसमें, तो 1, 2 और 3 इक्वेशन से भी आप सॉल्व कर सकते थे इसे, लेकिन मैंने वो तरीका चूज किया जो जल्दी से हो जाता। अब सोचने वाली बात है, इसे क्यों नहीं लिया, सबसे ज्यादा इसी को अवॉइड किया ना, क्यों? उसका रीजन ये है कि ये अननोन फोर्सेस है R1 R2, ये जितना ज्यादा इक्वेशन में आएंगे उतना परेशान कर सकते हैं। अब मान लें शुरू में ही आप ये इक्वेशन लिख दें, तो एक इक्वेशन में दो अननोन, तो दिक्कत अब इसे नहीं है। मैंने कोशिश ये की है कि ऐसे केसेस को उठाया है 4 इक्वेशंस में जिसमें R कम से कम हो। देखिएगा, सीखने का तरीका है ये। पूरा सिस्टम एज ए होल उठाने से एक भी R नहीं आया, R तो अननोन है ना भाई। इक्वेशन में जितने ज्यादा अननोन्स होते हैं ना, उतना परेशान करते हैं। अननोन्स कम होते जाएंगे, इक्वेशन आसान होती जाएगी। तो पूरा सिस्टम उठाया तो एक भी R नहीं आया, तो ये तुरंत निकाल लिया हमने, एक ही अननोन रहा है। और फिर जब इंडिविजुअल बॉडी उठाई तो हमने वो वाली बॉडी उठाने की कोशिश की जिसमें एक एक R हो, जैसे इसमें R1 था और इसमें R2, उससे जल्दी से सॉल्व हो गया केस। इसको अवॉइड किया क्योंकि इसमें दो अननोन एक साथ थे। तो आप देखिए 3 इक्वेशन जो लिखी हैं उनमें सभी में एक खास बात थी कि हर एक में एक अननोन था। जैसे इस इक्वेशन में एक अननोन था, ये तो आ चुका था। इस इक्वेशन में भी एक अननोन था, ये तो आ चुका था। और पहली इक्वेशन में R थे ही नहीं, वो मैं फिर से दिखा देता हूं आपको। ये इसमें भी एक ही अननोन था, ये सिर्फ ये आ गया। तो मैंने कोशिश ये की कि मैं उन इक्वेशंस को उठाऊं जिसमें अननोन्स कम से कम हो। ये तरीका स्मार्ट वे है सॉल्व करने का। आप लंबा तरीका भी ले सकते हैं, लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट करना है ना। भूल गए क्या? टाइम मैनेजमेंट बार बार मैं बोलता हूं, जो इधर बहुत समय के बाद बोल रहा हूं, टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि आप ऐसे इक्वेशंस उठाएं। और ये भी मैं बता दूं आपको कि सिस्टम में जो सबसे बाहर की बॉडीज होती हैं, है ना, बाहर जो होती है, देखिए इंटरनली है। तो जो इंटरनल बॉडी सिस्टम के अंदर होती है ना, उस पे अननोन्स ज्यादा होते हैं क्योंकि उस पे कांटेक्ट ज्यादा होते हैं। आप ये खुद देखो कि ये जो इंटरनल बॉडी, इस पे दो कांटेक्ट आ गए क्योंकि हर तरफ से बॉडी है ना उस पे। भाई बहुत सारी बॉडी इकट्ठी है, तो अंदर वाली जो बॉडी होगी उस पे सारे कांटेक्ट में है। तो जितने जगह कांटेक्ट होगा उतने अननोन्स क्रिएट होंगे, तो उसको अवॉइड किया जाता है। बाहर वाली बॉडी उठाने से ये होता है कि उसमें कांटेक्ट कम होता है। बाहर ये तो बच गया ना, यहां कहां कांटेक्ट हुआ, इधर भी कांटेक्ट नहीं हुआ किसी बॉडी का। तो कांटेक्ट जितने कम उतने अननोन कम। और कांटेक्ट मिनिमम होता है बाहर, जो एक्सटर्नल सिस्टम में, जो मतलब सरफेस पे जो बॉडीज होती है बाहर ये सिस्टम में, ये बाहर की बॉडीज हैं, उन पे अननोन्स कम होते हैं, तो उन्हीं को प्रीफर करना चाहिए। ये कुछ बातें हैं जो बहुत जरूरी हैं, माइन्यूट चीजें ऐसी हैं जो बहुत इफेक्टिव है। ठीक, इनको अगर आप फॉलो करोगे तो केसेस आसान होते चले जाएंगे। ठीक है, अब आती है बात कि कितने टाइप के इंटरनल फोर्सेस हो सकते हैं। देखें, इंटरनल फोर्सेस के तो 2 ही मेजर कैटेगरी है, वो मैं दिखाता हूं आपको कैसे। एक तो कंप्रेसिव टाइप का इंटरनल फोर्स होता है, ठीक, वो साफ तौर पे आपको दिख रहा है। और एक इंटरनल फोर्स होता है टेंसाइल टाइप का, वो अभी बाद में आएगा। 2 कैटेगरी होती है, एक कंप्रेसिव टाइप और एक टेंसाइल टाइप। अब ये कंप्रेसिव और टेंसाइल क्यों बोला गया, ये मैं आपको समझाता हूं। देखें,
ये जो अभी काफी देर से आप ये आर फोर्सेस देख रहे हो, इंटरनल फोर्सेस, आर जो डेवलप कर रहे हैं, इन्हें कंप्रेसिव टाइप इंटरनल फोर्स बोलते हैं। असल में क्या होता है कि जब दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं, है ना, तो उसमें या तो कंप्रेशन क्रिएट होता है या टेंशन। कैसे? जैसे मान लें ये दो सरफेस आप कांटेक्ट में लगाए तो ये दबाव बनता है, यहाँ पे दबाव, ऐसे ऐसे दबाव। तो भाई इसने इस पे फोर्स लगाया, इसने बॉडी ने इस पे फोर्स लगाया, तो ये यहाँ पे कंप्रेशन क्रिएट हुआ, दबाव जिसे बोलते हैं ऐसे, तो इंटरनल फोर्सेस क्रिएट हुए। और जो टेंसाइल टाइप का फोर्स होता है उसमें दोनों बॉडीज को किसी रोप या स्ट्रिंग से बांध दिया जाता है और ये खींचते हैं, ये भी कांटेक्ट है, वो अभी मैं दिखाता हूं आपको कांटेक्ट। तो वहां पे जो फोर्सेस डेवलप होता है, इसमें तनाव होता है ना, इसमें कंप्रेशन था, इसमें तनाव है, टेंशन है, तो यहां पे टेंसाइल टाइप का फोर्स डेवलप होता है। वो अभी बहुत स्पष्ट समझ में आ जाएगा। तो पहले आप ये देखें, ये जो दबाव से जो बनते हैं फोर्सेस, इनको कंप्रेसिव टाइप इंटरनल फोर्सेस बोलते हैं, है ना, जिसके विषय में और जिसको सॉल्व करना आपने जान लिया है। These forces develop due to compression at contact surfaces. ये फोर्सेस जो होते हैं ये कांटेक्ट सरफेसेस पे कंप्रेशन के कारण डेवलप होते हैं, स्टेटमेंट आ रहा है, ठीक। दूसरा जो टाइप है, जो अभी मैंने बोला था टेंसाइल टाइप इंटरनल फोर्स, जरा इसे स्पष्ट रूप से समझें। ऐसे देखें, ये एक एनिमेशन आपको दिखाया जा रहा है, इसमें दो बॉडीज हैं, ब्लॉक हैं M1 और M2, ये आपस में एक रोप से बंधी और इस पे F फोर्स लगा के इसे खींचा जा रहा है। तो हो क्या रहा है, देखिए, शुरू में ये जो रोप है ये लूज पड़ी हुई है, लेकिन वो F फोर्स लगाया गया तो ये टॉट हो गई, मतलब ऐसे स्ट्रेच हो गई, है ना, आप देखें ये टॉट हो गई और ये पूरा सिस्टम चला। जरा ध्यान से देखें हो क्या रहा है, बहुत जरूरी है समझना। देखें शुरू में ये लूज पड़ी है तो ये अभी नहीं चला है, वो चल रहा है, और जैसे ही ये टॉट हुई स्ट्रिंग या रोप, तब ये चलना शुरू किया बॉडी। देखिए ये टॉट हुई, ये चलना शुरू हुई। अच्छा, इसके चलने के लिए फोर्स चाहिए ना, अभी नहीं है फोर्स, अब आ गया। देखिए ये टी फोर्स, देखते रहे, इस पे भी कोई फोर्स नहीं चल रहा है, इस पे देखिए टी आया तब ये चला है। अच्छा, ये क्यों चल रहा है? क्योंकि इस पे एक्सटर्नल फोर्स है। ध्यान से देखें, ये जो टी फोर्स यहां पे डेवलप हो रहा है, ये टॉट होने के बाद जब स्ट्रिंग में तनाव आ गया है तब ये डेवलप हुआ है। अच्छा, ये जो टी डेवलप हुआ है, इसके एक्शन में एक रिएक्शन भी है, ये वाला टी। ये रोप में टेंशन के कारण जो फोर्स क्रिएट होता है, इसे टेंसाइल फोर्स बोलते भी हैं। ये कुछ और नहीं है, भी इंटरनल फोर्स है। ये पूरा सिस्टम हो गया ना। अब की बार ये दोनों सरफेस जो हैं ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, बल्कि एक रोप के जरिए बांधे गए। जब ये स्ट्रिंग टॉट हो रही है तो ये फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं। जरा इन्हीं को स्टेप्स में देखें आप, ऐसे तो और बात समझ में आएगी। देखिए, अभी M1 और M2 ये जो दो बॉडीज हैं, ये इसमें स्ट्रिंग से बांध दिए गए हैं, कांटेक्ट में हैं, फिर भी फोर्सेस नहीं है इसमें, क्योंकि ये लूज पड़ी हुई स्ट्रिंग। आप जब इस पे M2 बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो होता क्या है, जरा स्टेप बाय स्टेप देखें। ये देखें, फिर देखें, अभी देख रहे हैं, अभी सिर्फ M2 बॉडी जिस पे फोर्स लगाया गया एक्सटर्नल, वो मूव कर रही है। अभी इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हर स्टेप पे देखें, इस पे नहीं है प्रभाव। क्यों नहीं है? कि इस पे अभी फोर्स ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये टेंशन, मतलब ये अभी टॉट नहीं है स्ट्रिंग, और जब ये टॉट हुई, ये देखें, इस पे फोर्स आ गया, और यही जो फोर्स आया है ना, यही रिस्पॉन्सिबल होगा M1 को चलाने के लिए। और जब ये फोर्स आया इस स्ट्रिंग के जरिए, तो इसी का रिएक्शन यहां भी आया। अब ये जो टी फोर्स है ये M2 बॉडी पे है। अब हुआ क्या है कि इस बार M2 बॉडी ने, भाई M2 बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एक्सटर्नल सिस्टम ने या आपने, जैसे खींचे आप इसे, ठीक। तो हुआ क्या कि इस पे तो फोर्स आ गया, ये तो मूव करना शुरू कर दी बॉडी। अब जब ये स्ट्रिंग टॉट हुई तो M2 ने इस रोप या स्ट्रिंग के जरिए इस पे फोर्स टी क्रिएट किया।
नतीजा ये हुआ कि ये रिएक्ट किया, इसके रिएक्शन से ये फोर्स क्रिएट हो गया। ये फोर्स m1 के लिए एक्सेलरेटिंग होगा, इसे चलाएगा। अब ये चलना शुरू करेगा, है ना, ये देखिए सिस्टम के साथ, है ना। अब ये सिस्टम जब चल रहा है तो इसको कौन चला रहा है? इसको तो यही टी फोर्स चला रहा है ना। लेकिन वहीं पे ये टी फोर्स क्या कर रहा है? ये टी फोर्स m2 बॉडी के मोशन को हिंडर कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो बात वही आ गई कि जिस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा उस पे टी फोर्स जो आया इंटरनल, उसने अपोज किया, और जिस पे कोई फोर्स नहीं था उसमें टी फोर्स ने सपोर्ट किया। जैसे आर वाले में भी हुआ था यही, कि जो आर फोर्सेस की बात हो रही थी यहां पे, ये जिस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा उस पे इंटरनल फोर्स ने तो अपोज किया, लेकिन जिस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं था उसको इंटरनल फोर्स ने सपोर्ट किया। ऐसा ही होता है भाई, अगर उसको इंटरनल फोर्स नहीं सपोर्ट करेगा तो ये चलेगा कैसे? एक्सटर्नल फोर्स तो इस बॉडी पे लग गया m1 पे, तो m1 के लिए चलाने के लिए तो है F फोर्स, m2 को कौन चलाएगा? तो इंटरनल फोर्स। इसी तरीके से यहां भी हुआ कि यहां पे m2 बॉडी को यहां m2 पे एक्सटर्नल लग रहा है, कोई बात नहीं, जिस बॉडी पे एक्सटर्नल लग रहा है वो चलेगी, उसको तो सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन इसको कौन चलाएगा? इसको तो इंटरनल फोर्स चलाएगा ना। और जब इंटरनल फोर्स डेवलप होगा तो वो उसका रिएक्शन भी होगा। रिएक्शन जो है फिर मेन बॉडी जो होती है, मेन बॉडी इसे बोलते हैं जिसपे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। अब ये बॉडी उसके साथ चल दी स्ट्रिंग के जरिए। तो ध्यान रखिएगा, जब स्ट्रिंग टॉट होती है तो इसमें टेंसाइल फोर्स डेवलप होता है, और ये टेंसाइल फोर्स जो दिखाए जा रहे हैं ये कुछ और नहीं है, स्ट्रिंग के जरिए ही है, इसीलिए इन्हें टेंसाइल फोर्स बोलते हैं। ये इंटरनल है, टेंसाइल टाइप इंटरनल फोर्स, ठीक। और इसमें ध्यान दीजिएगा, फ्री बॉडी डायग्राम में यही फ्री बॉडी डायग्राम है इसका। देखें, अगर दिखाया जाए तो फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे होगा, ये चल रहा है पूरा सिस्टम एज ए होल। तो फ्री बॉडी डायग्राम में ये देखिए, ये जो टी फोर्सेस है ना, ये इंडिविजुअली m2 और m1 बॉडी पे लग रहे हैं। ये वाला टी फोर्स m1 पे और ये टी फोर्स m2 पे। ध्यान दीजिएगा, अब की बार ये बॉडी के अंदर नहीं बनाया गया, बाहर बनाया गया, जबकि आर फोर्स बॉडी के अंदर बनाए जाते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक। तो मैं ये कह रहा था कि फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसे, ये देखिए, ये हटा दें तो दोनों बॉडी सेपरेट हो गई। ये फ्री बॉडी डायग्राम दिख रहा है, साफ दिख रहा है इसमें कि इसको भी ए एक्सलेशन मिलेगा ये टी फोर्स के जरिए, और इसको ए एक्सलेशन मिलेगा एफ के जरिए, लेकिन टी उसे अपोज कर रहा हो। आप चाहे तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए जरूरी नहीं है आप इसे हटाएं, ऐसे ही दिख रहा है। आप इतना उठा लें, एक फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, इतना अलग कर लें, एक फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। पूरे सिस्टम में अपने आप फ्री बॉडी डायग्राम दिखने लगता है थोड़ी प्रैक्टिस के बाद, या आप सेपरेट करके बना लें। जैसे प्रैक्टिस बनती चली जाएगी भाई, सेपरेट करके बनाएंगे तो थोड़ा समय लगता है, जरूरत होगी तो बनाए। अगर आप ऐसे ही देख सकते हैं सारे फोर्सेस को इंडिविजुअली, तो आप ऐसे ही बना लो। ये तो प्रैक्टिस पे आता है, आ जाएगा अपने आप, ठीक है। तो इक्वेशन लिखते हैं, आइए। अब मान लें जैसे इक्वेशन लिखते हैं तो टू अननोन्स हो गए, क्या? टी और ए। तो इसमें जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो ये देखें, m1a इज इक्वल टू टी, m1a इज इक्वल टू टी। यहां से तुरंत आप देखो, तुरंत तो नहीं कहेंगे, इसमें अभी a अननोन है और t, तो यहां पे आपने इक्वेशन लिखा, टू अननोन्स है, ठीक। उसमें भी ये जरा लिखते हैं, तो इसमें m2 इंटू ए, m2 इंटू ए इज इक्वल टू f पॉजिटिव, इसके डायरेक्शन में है, माइनस टी। तो m2a इज इक्वल टू f माइनस टी। अब ये जो दो इक्वेशंस है ना, इन टू इक्वेशंस के जरिए आप a और t सॉल्व कर सकते हो, निकाल सकते हो। टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से आ जाएगा। ये है तरीका। इसमें भी आप चाहते तो पूरा सिस्टम एज ए होल लेके सीधे a निकाल सकते थे। अगर सिस्टम एज ए होल लेंगे ना, तो जैसे मान लें ये ले लिया, तो इसमें अपने आप ये t और t कैंसिल हो जाएंगे, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव, तो सिर्फ f रह जाएगा भाई। m1 प्लस m2 इंटू ए इज इक्वल टू एफ,
अगर आगे लिखना चाहेंगे तो प्लस टी माइनस टी कैंसिल हो जाएगा, जैसे वो आर कैंसिल हो गया था तो एक्सलेशन ए आ जाएगा। या फिर आप फ्री बॉडी डायग्राम के जरिए दो इक्वेशन बने, इन्हीं से आप फाइंड कर लें। तरीका वही है जो अभी आपने पढ़ा है आर वाले केस में, आर फोर्सेस के केस में। चलिए इस पे भी क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशंस डेवलप्ड इन ईच स्ट्रिंग। ये एक सिस्टम दिया हुआ है जिसमें 3 बॉडीज हैं और ये आपस में स्ट्रिंग के जरिए बंधी हुई है। ये मेन फोर्स है 24 न्यूटन का, ये आप कह सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स जो इस 1 kg की बॉडी पे लग रहा है, लेकिन चूंकि ये सभी आपस में बंधी हुई हैं तो ये सभी बॉडीज चलेंगी। इन स्ट्रिंग के जरिए इन पे टेंशन ट्रांसफर होगा। हमें उन्हीं टेंशंस को यानी कि टेंसाइल टाइप इंटरनल फोर्सेस को और साथ ही साथ सिस्टम के एक्सलेशन को फाइंड करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। कैसे, स्टेप्स देखें। पूरे सिस्टम का एक्सलेशन हम सीधे फाइंड कर सकते हैं, सीधे फाइंड कर सकते हैं। अगर पूरे सिस्टम का हम एक्सलेशन फाइंड करना है तो हमें इंटरनल फोर्सेस नहीं मार्क करना है, क्योंकि आप जानते हैं इंटरनल फोर्सेस जो हैं अगर पूरा सिस्टम एज ए होल लेंगे तो वो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, एक्शन और रिएक्शन है इसलिए। तो एक्सलेशन निकालने में अगर पूरे सिस्टम का एक्सलेशन निकालना है डायरेक्ट पूरा सिस्टम एज ए होल लेते हुए, तो आप सीख चुके हो कि इंटरनल फोर्सेस लेने की जरूरत नहीं है। तो चलें ऐसी एक्सलेशन फाइंड कर लेते हैं। तो 3 + 2 + 1 ये टोटल मास हो गया सिस्टम का, इनटू ए इज इक्वल टू एफ 24 न्यूटन, जो एक्सटर्नल फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है इस एक्सेलरेशन के लिए। यहां से कैलकुलेट करें तो ये 6 हो गया, 2 + 3 + 1 6, तो 6a इज इक्वल टू 24 या a इज इक्वल टू 4। 24 को 6 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, तो एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब मकसद है हम लोगों का इंटरनल फोर्सेस को फाइंड करने का। तो चले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे एक स्ट्रिंग जो है पहली वाली, इसमें हमने इंटरनल फोर्सेस ये T1 एज्यूम किया। इसमें ये जो डायरेक्शन होती है इसे ध्यान दीजिएगा, इसमें एक जो फोर्स होता है वो इस बॉडी पे और दूसरा जो फोर्स होता है वो दूसरी बॉडी पे लग रहा होता है। तो इस तरीके से स्ट्रिंग में टेंशन मार्क किया जाता है। अच्छा, हर स्ट्रिंग में अलग अलग टेंशन मार्क कीजिएगा, क्योंकि अलग अलग कॉन्टेक्ट है ना, एक ये कॉन्टेक्ट है, एक ये कॉन्टेक्ट है, 2 कॉन्टेक्ट हो गए ना, तो इसमें अननोन्स बढ़ गए। तो एक में तो T1 एक्शन रिएक्शन के फॉर्म में और दूसरे में T2। जैसे याद करें वो जब बॉडी आपस में कॉन्टेक्ट में ऐसे टच कर रही थी सरफेसेस, तो उसमें 2 सरफेसेस थे, तो R1 और R2 हम लोगों ने मार्क किया था, जो क्वेश्चन सभी पहले आया था। ठीक है, वो कंप्रेसिव टाइप का इंटरनल फोर्स था, ये टेंसाइल टाइप का, ये मार्क कर लिया। अब इसमें फ्री बॉडी डायग्राम देखें, लेते हैं और सॉल्व करते हैं। 3 अननोन्स थे जिसमें एक आ चुका है, 2 अननोन और हैं। तो जैसे वहां पे मैंने सिखाया था कि अगर आपको इसे इजीली सॉल्व करना है तो ऐसी इक्वेशन या ऐसा फ्री बॉडी डायग्राम उठाएं जिसमें एक ही अननोन हो। तो उसमें आप ये देखो, हम लोग इसको और इसको उठाएंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ T1 है अननोन, इस वाली बॉडी को देखें तो इसमें T2 अननोन है, लेकिन अगर इसको लेंगे तो इसमें T1 और T2 दो अननोन हो जाएंगे। तो इसे अवॉइड करें, जो सिस्टम में अंदर की बॉडी होती है, कोशिश करें बाहर की बॉडी से ही सॉल्व करने का। तो चलें इसमें से एक फ्री बॉडी डायग्राम उठाते हैं, ये वाला, ये देखिए। तो इस 1 kg पे लगने वाला फोर्स ये 24 न्यूटन जो एक्सटर्नल है, और इंटरनल फोर्स में से ये T1। चलिए इक्वेशन लिखते हैं, एक्सेलरेशन A होगा तो 1 × A इज इक्वल टू, डायरेक्शन देखिएगा, 1 × A इज इक्वल टू 24 - T1। ये 24 पॉजिटिव क्योंकि A की दिशा में है और T1 निगेटिव क्योंकि A का अपोजिट है। तो इक्वेशन ये बनेगी
1 into a is equal to 24 माइनस t1, ठीक है। और यहाँ पे a की वैल्यू रख दें जो हम लोग फाइंड कर चुके हैं 4, तो इस a की वैल्यू रखेंगे तो ये देखें 1 into 4, a is 4, ठीक। 24 माइनस t1 आ जाएगा, ये हो गया 4, ये है 24, t1 इस तरफ आएगा, 4 उस तरफ जाके डिडक्ट हो जाएगा, तो t1 इज 20, 24 माइनस 4 इधर आ गया और t1 तो इधर आ जाना है, तो t1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। ये एक फोर्स आ गया इंटरनल। और दूसरा अगर फाइंड करना है आपको तो ये वाला फ्री बॉडी डायग्राम ले लें, सिंपल सा है। 3 into a इज इक्वल टू t2, सीधे 3 into a इज इक्वल टू t2, और कोई तो फोर्स है नहीं इस पे, तो 3 into a इज इक्वल टू t2, a आप 4 रख दो, तो 3 into 4 इज इक्वल टू t2, या t2 इज 12 न्यूटन। यह है तरीका फ्री बॉडी डायग्राम लेने का। इसमें जरूरी नहीं आप अलग अलग बनाओ, ऐसे ही सिलेक्ट कर लो, ऐसे पता चल रहा है कि ये वाला टी फोर्स इस पे है, ये टी फोर्स इस पे है, ये दोनों इस पे है 2 kg बॉडी पे। इसको अवॉइड किया गया क्योंकि दो अननोन थे। काम इससे भी हो जाता है लेकिन थोड़ा सा काम बढ़ जाता इसलिए, ठीक है। और केसेस देखें, चले एक क्वेश्चन ये आ रहा है, इस CBMT में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी 3 बॉडीज का है जो स्ट्रिंग से बंधी हुई है। पढ़ते हैं इसे। 3 ब्लॉक्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। ये 3 ब्लॉक्स हैं, M1, M2 और M3 मास के। इन द फिगर बिलो ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये बॉडीज जो है इस तरीके से आपस में कनेक्टेड है। इफ M1 इज 10 kg, ये 10 kg की बॉडी है, M2 इज 20 एंड M3 इज 30। फाइंड द टेंशन T1, ये वाला टेंशन फाइंड करना है। गिवन दैट T3 इज 60 न्यूटन, ये वाला टेंशन जो है ये गिवन है 60 न्यूटन। तो इसमें एक बात ध्यान दें, देखें यहां से आगे कंटिन्यू नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब है कि इस टेंशन को, इस फोर्स को आप एक्सटर्नल ले सकते हो। ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया, इसे एक्सटर्नल ले लें, ये अकेला है। बाकी यहाँ पे ये अकेले तो दिखाए जा रहे हैं लेकिन ये आप जानते हैं एक्शन रिएक्शन के फॉर्म में होगा जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो ये T1 बेसिकली इस पे है लेकिन इस पे भी तो T1 लग रहा होगा उल्टा। ऐसे ही M2 पे ये T2 दिखाया जा रहा है लेकिन इस पे भी तो होगा T2 इधर। तो हम लोग जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हम लोग पूरा बनाएंगे, हमें सिर्फ T1 फाइंड करना है। तो अभी अभी इसी तरह का तो क्वेश्चन आपने देखा है, उसी तरह से अप्रोच कर जाए, बल्कि इसमें वर्क कम है। आप पहले पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड कर लो, ठीक, जिसमें सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबल होगा एज ए एक्सटर्नल फोर्स 60 न्यूटन। इनका कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा क्योंकि एक्शन रिएक्शन के फॉर्म में होंगे। जब आप एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे तो चूंकि ये T1 फाइंड करना है तो सिर्फ इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लें, तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि T2 तो पूछ नहीं रहा है कि इधर की जरूरत पड़े आपको। तो चलिए देखें, ऐसे अप्रोच करें। ये देखें, ये जो सिस्टम दिया हुआ है इसमें हमने मार्क कर दिया ये T1, T2 एक्शन और रिएक्शन के फॉर्म में। देखें एक्शन रिएक्शन, ठीक, हमें ये T1 फाइंड करना है। ये T3 एक्सटर्नल फोर्स हो गया जो दिया है यहाँ पे 60 न्यूटन। बाकी मासेस देख लें 10, 20, 30, तो सब मार्क कर रहा हूं मैं यहाँ पे। देखिए ये 10 kg, ये 20 kg, ये 30 kg गिवन है। M1 is 10, M2 is 20, M3 is 30 एंड T3 60 न्यूटन। तो चलिए अब ये उसी तरह का केस हो गया जैसे अभी हम लोगों ने किया था पिछला क्वेश्चन। पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन A लेते हुए पहले A निकाल लेते हैं। A जब हम लिखेंगे, पूरा सिस्टम लिखेंगे, तो इंटरनल फोर्सेस को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये एक्सटर्नल फोर्स। ये भी इंटरनल तब बनता जब यहां भी एक बॉडी इससे जुड़ी होती। अब बॉडी तो जुड़ी नहीं है तो सीधी सी बात ही एक्सटर्नल हो गया अकेला। तो 10 + 20 + 30 into A इज इक्वल टू 60। ये छोड़ दें, सिस्टम एज ए होल ले रहे हैं, ये 60 हो जाएगा। तो 60 A इज इक्वल टू 60 या A इज 1। तो एक्सेलरेशन 1 मीटर/सेकंड² आ गया, ठीक। लेकिन हमें फाइंड करना है बेसिकली इस क्वेश्चन में T1। तो अब A तो आ चुका है, अब आप यहां से फ्री बॉडी डायग्राम उठाएं 10 kg का।
ऐसे ये T1 इस पे होगा, इसी को उठाएं, इसको नहीं, ये 20 पे। और इक्वेशन लिख लें तो इक्वेशन तो सिंपल हो गई, 10 इंटू ए इज इक्वल टू T1, 10 इंटू ए इज इक्वल टू T1। देखिए, और अब ए यहां पे रख दें आप 1, तो ये 1 रखेंगे तो T1 आ गया 10 न्यूटन। ये आंसर हो गया, क्योंकि उसमें T1 ही पूछ रहा। ये बात क्लियर हुई? ठीक।